नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कक्षा 7 की एनसीईआरटी हमने शुरू की है और लगभग उसके 5 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज छठा चैप्टर हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, जो प्राकृतिक वनस्पति है वो किस प्रकार से है और वन्य जीवन किस प्रकार से है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कक्षा 6 की किताब में भी शॉर्ट में इसको समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ एक पूरा चैप्टर है तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चैप्टर 6 है, अध्याय 6 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, तो ज्यादा टाइम न गंवाते हुए चलो शुरू करते हैं। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर शुरू होता है कहानी से। ठीक है, तो वही कहानी है। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर में बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। कहाँ गई है? मनाली। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितना हैरान हो रही थी। मतलब वह मैदानी क्षेत्र से जब पर्वतीय क्षेत्र में जा रही थी तो जो स्थल रूप चेंज हो रहे थे उनको देख देख के हैरान हो रही थी कि यार हमारे यहाँ तो ऐसे पेड़ नहीं होते, यहाँ कैसे पेड़ हैं, हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं मिलती, यहाँ ही कैसा अलग सा जानवर है। ठीक है, गिरिपद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए थे तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों एवं शंकोकार बितान वाले वृक्ष दिखाई देने लग गए थे। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ढलानों पर किस प्रकार की वनस्पति है? शंकोकार वनस्पति है। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे एवं लंबे वृक्ष पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वो किसके फूल थे? रोडोडोंड्रोन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे के रास्ते में उसने देखा कि भूमि पर छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ ढकी हुई है। अब देखो प्रश्न यहां से कैसे बनता है। आप लोग कहोगे कि अब जैसे यूपीएससी है या यूपी पीसीएस ही है, वो आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे कि आप एक ऐसे स्थान से निकलते हुए जा रहे हैं जहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ वनस्पति की आकृति बदलती जा रही है, शंकोकार जैसे वृक्ष होते जा रहे हैं। वहां आपने देखा कि लाल लाल कलर के फूल हैं, वो फूल प्राय रोडोडोंड्रोन के हैं। तो आप बताइए आप किस प्रदेश में हैं, है ना। फिर आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो क्वेश्चन कहां से उठाया? क्वेश्चन यहां से इस कहानी से उठाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, क्या स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। मतलब जैसे जैसे हाइट कम या ज्यादा होती है वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे हाइट कम या ज्यादा होती है वैसे वैसे वनस्पति भी चेंज होती रहती है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु में परिवर्तन कैसे होगा? क्योंकि वहां का टेम्परेचर हाइट के बेस पे टेम्परेचर भी डिफरेंस होता है, तो उसी की वजह से जलवायु में परिवर्तन होता रहता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर भी निर्भर कर रही है। टेम्परेचर ज्यादा होगा मान लो तो उष्णकटिबंधीय जैसा क्षेत्र हो जाएगा, वहां उस प्रकार की वनस्पति मिलेगी। टेम्परेचर कम होगा तो इस प्रकार के जो वनस्पति है वो इस प्रकार की वनस्पति मिलेगी कि उससे जो बाष्पोत्सर्जन है, जो उससे हीट वो हो रही है वो कम से कम हो। ठीक है, ये आपको दिखाया गया, देखो रोडोडेंड्रॉन का फूल खिलता हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। अब आपसे पॉइंट पूछने वाले क्या क्या हो गए, वो पूछ रहा है किस किस पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर कर रही है। तो वनस्पति की वृद्धि तापमान पर निर्भर कर रही है, नमी पर निर्भर कर रही है, उसके साथ साथ यह ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई, है ना। तो जो वनस्पति निर्भर कर रही है वो किस किस पे कर रही है? टेम्परेचर पे कर रही है, ढाल क्या है, मिट्टी की मोटाई क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, नमी कैसी है, इन सब चीजों पे वनस्पति डिपेंड करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। मतलब ये चीजें अगर चेंज होंगी, ढाल चेंज होगा, मिट्टी की परत की मोटाई चेंज होगी, नमी चेंज होगी, तो क्या होगा? तापमान चेंज होगा तो प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन दिखेगा। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं। मोटे रूप से 3 मुख्य श्रेणी हैं। कौन कौन सी हैं? एक वन होते हैं, एक घास स्थल होते हैं, एक कटीली झाड़ियां होती हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आओ कुछ करके सीखे। सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें और उन कारकों पर विचार करें जिनके कारण वनस्पतियां पैदा हुई हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं कि आप भी जाते हैं तो देखते रहिए। तो 3 प्रकार की मुख्य श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं आपको ध्यान रखना है। पहला है वन।
जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। क्या क्या है कि टेम्परेचर वहां उपयुक्त हो और परिपूर्ण वर्षा हो, वर्षा होनी बहुत जरूरी है, ज्यादा बारिश होगी तभी क्या है वृक्ष जो है पनप पाएगा। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। या तो वन बहुत ज्यादा सघन हो सकते हैं या वन कैसे हो सकते हैं, खुले हुए हो सकते हैं। दूसरी क्या चीज है, दूसरा है मेरा घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले, ठीक है, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। मतलब इन्होंने जो वनस्पति को कैटेगराइज किया है वो मेनली वर्षा की मात्रा के आधार पर कैटेगराइज किया है कि अगर ज्यादा वर्षा हो रही है तो वहां वन होंगे। वन भी दो प्रकार के हो सकते हैं, घने वन हो सकते हैं और खुले वन हो सकते हैं, ठीक है। मध्यम वर्षा हो रही है तो वहां घास स्थल डेवलप होंगे। कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में, मतलब जहां बारिश नहीं होगी, वनस्पति नहीं पनप पाएगी, वहां क्या होगी, कांटेदार झाड़ियां जैसी चीजें होंगी। सलीमा हिमालय की यात्रा में अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। सलीमा को और बताया कि बेटा देखो यहाँ ऐसा और मिलता है और महाद्वीप में और वैसा मिल रहा है, ठीक है। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वाले वनों के बारे में बताया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ध्रुवीय प्रदेशों में कैसे वन मिल रहे हैं, शंकुधारी वन मिल रहे हैं। रेगिस्तान में क्या मिल रहा है, कांटेदार झाड़ियां मिल रही हैं। अब ऐसा थोड़ी रेगिस्तान हमारे यहाँ ही है, रेगिस्तान विश्व के और भी विश्व में बहुत सारी जगह है। तो रेगिस्तान, समस्त रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां मिलेंगी। जो आर्द्र प्रदेश है, मतलब जहां शुष्कता है, वहां क्या होगा, घने उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ, मतलब कठोर लकड़ी, जो लकड़ी बहुत हैवी हो जाती है, वनों के बारे में ने जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं, है ना। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि हिमालय में सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जा रही हैं। कौन कौन सी वनस्पतियां, जो हम भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जिस प्रकार की वनस्पतियां मिल रही हैं उस प्रकार की, मतलब जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में वनस्पति में परिवर्तन हो रहा है, उस प्रकार की लगभग समस्त वनस्पतियां हमें कहां मिल रही हैं, हिमालय में मिल रही हैं। अब अगर ये स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन में आ जाए तो लगभग अगर शब्द लिखा हो तब हम इसको सही मानेंगे, लगभग सभी प्रकार की, ना कि समस्त प्रकार की, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। ये पीछे भी बात थी। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं उनके गुणों एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो किस किस प्रकार से हो रही हैं, ठीक है। चलो अब देखो, वन की बात चल रही है। वन कितने टाइप के हैं, तीन चीजें थी, तापमान और मिट्टी की मोटाई, आर्द्रता, नमी, इन सब के बेस पे तीन चीजें बांटी थी। वन थे, दूसरा क्या था, दूसरा थी घास स्थल थे, और तीसरा थी झाड़ियां थी, तीसरा झाड़ियां थी। तो हमने उसमें से भी सबसे पहले किसको लिया है, वन को लिया है, ठीक है, वन को लिया है। आप ये देख सकते हैं वन, ठीक है, ये पूरा बनी एरिया है, वन को हमने लिया है। तो वन पहले कैसे है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब आपकी समझ में पहले उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध ये आने चाहिए, हालांकि मैंने बता दिए हैं लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। जैसे ये मेरी पूरी अर्थ है, ये मेरी पूरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर ये 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा में इसको कहते हैं। यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उसके बाद 23.5 से 45 डिग्री तक जो एरिया होता है, 23.5 से 45 डिग्री तक जो एरिया होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। इसको सॉरी शीतोष्ण नहीं, इसको बोलते हैं उपोष्ण, या उपोष्ण को आप छोड़िए, डीप में मत जाइए, हम इसको कहेंगे 23.5 से, गोला ही मिट गया, चलिए ठीक है देख लेते हैं, एक बार बना देते हैं। 23.5 से 66.5 डिग्री तक, 23.5 से 66.5 डिग्री तक जो एरिया होगा, 66.5 डिग्री तक जो एरिया होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद वाला जो एरिया होता है, उसके बाद वाला जो एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध, ठीक है। 66.5 से
90 डिग्री तक जो एरिया होगा, 66.5 से 90 डिग्री तक जो एरिया होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। तो पृथ्वी पर टेम्परेचर के बेसिस पे जैसे जैसे तापमान प्राप्त होता है, सूर्यतप की जितनी मात्रा प्राप्त होती है, उस बेस पे इस प्रकार के 3 कटिबंध होते हैं। आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो वन कह रहे हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। शब्दों का मतलब समझते चलिए। मतलब ये वन कहाँ होंगे, उष्ण कटिबंधीय एरिया में होंगे, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होंगे। सदाबहार, सदाबहार का क्या मतलब है, यहाँ बहार सदा रहेगी, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनकी पत्तियां, सारी पत्तियां एक साथ नहीं झड़ेंगी। जैसे आपने कुछ वृक्ष देखे होंगे जो सारी पत्तियां अपनी एक साथ झाड़ देते हैं, आपको लगता है कि वृक्ष को क्या हो गया, फिर उन पर नई पत्तियां आती हैं। और सदाबहार वृक्ष क्या होते हैं, अपनी सारी पत्तियां एक साथ नहीं झाड़ेंगे, धीरे धीरे करके पत्तियां झड़ती रहती है, नई पत्तियां आती रहती हैं। इस शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कह रहे हैं, ठीक है। अब वनों में सदाबहारिता कब होगी, कब वन सदाबहार हरे भरे रहेंगे, जब वहां वर्षा की मात्रा अधिक होगी। इसलिए सदाबहार वनों को हम क्या कह रहे हैं, वर्षा वन भी कह रहे हैं। चित्र 6.3 देखिए, ये आप देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। और आपको उष्ण कटिबंध एरिया समझ में आ रहा है, 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी तक पाए जा रहे हैं, भूमध्य रेखा और उसके आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सूर्य तप प्राप्त हो रहा है, सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी यहाँ प्राप्त हो रही है, एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। वर्षा ज्यादा क्यों हो रही है, सारा सनलाइट का खेल है, ठीक है, सारा सनलाइट का खेल है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, शुष्क का मतलब क्या है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ नमी ना हो, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, एक एक करके झड़ती रहती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं या सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है। काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय में सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुंच पाता है। मतलब आप अचरज करोगे, इतने घने वन हैं ये, इतनी मोटी जो है इनकी डालियां और वो सब हैं, इतनी मोटी इनकी शाखाएं हैं, इस प्रकार से ढका हुआ है कि दिन के समय में भी उजाला क्या है, नीचे धरती तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, नीचे धरती तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे कौन कौन से, रोजवुड, आवनूस और महोगनी। ये पूछा जा सकता है आपसे, रोजवुड, आवनूस और महोगनी किस प्रकार के वन हैं या किस प्रकार के वृक्ष हैं और किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार। दृढ़ काष्ठ का क्या मतलब है, क्योंकि जब टेम्परेचर नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है तो लकड़ी इनकी क्या होती है, बहुत भारी लकड़ी हो जाती है, नमी युक्त होती है, गीली लकड़ी होती है और बहुत भारी होती है। ये इनका प्रयोग क्या कहते हैं, अपने किवाड़ वगैरह बनाने में भी नहीं होता है। क्यों, अगर इतनी भारी लकड़ी किवाड़ बना दोगे तो 4 आदमी इसको खोलने बंद करने को ही चाहिए, ठीक है, तो इसका यूज उसमें भी नहीं हो रहा है। ये मतलब जो है क्या कहते हैं, व्यावसायिक प्रयोग के नहीं है, लेकिन प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा यूजफुल है, पारिस्थितिकी रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, शेर देखो मुंह फाड़ रहा है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब उष्ण कटिबंधीय एरिया में ही ऐसे वन भी हमें मिलेंगे, है ना, ऊपर की साइड ऐसे वन भी हमें मिलेंगे जो क्या होंगे, एक साथ अपनी सारी पत्तियां गिराएंगे और एक साथ नई पत्तियां लाएंगे। इसी बेस पे इनका नाम हमने क्या दे दिया, इनका नाम हमने दे दिया पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, है ना, मानसूनी वन होते हैं। मानसून क्या है, मानसूनी हवा या मानसून किसको कहते हैं, 6 महीने हवा इधर से इधर चल रही है, 6 महीने हवा इधर से इधर चल रही है, उस प्रकार को क्या कहते हैं, मानसूनी कहते हैं। तो मानसूनी वन होते हैं, मतलब एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियां गिराएंगे, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं ये देखते चलिएगा, भारत में मिल रहे हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है, ये दिखाया गया है, इस प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। अब आपसे ये पूछ ले कि पर्णपाती वनों के वन प्रायः एक साथ अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, उसका क्या कारण है, निम्नलिखित में से उसका क्या कारण है, जल संरक्षण के लिए, मौसम के कारण, बीमारी के कारण, या कोई एक और कोई और दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि पत्तियां क्यों झाड़ रहे हैं। क्योंकि मौसम जब शुष्क हो जा रहा है, जब जल की कमी हो जा रही है, तो जल के संरक्षण के लिए उनके पास जल रहे, इसलिए क्या कर रहे हैं, अपनी सारी पत्तियां झाड़ दे रहे हैं, क्योंकि पत्तियों से क्या हो जाता है, बाष्पोत्सर्जन हो जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में कौन कौन है, साल है, सागवान है,
नीम है, शीशम है। मतलब जो अपन लोग आम रूप से घर में यूज हमारे होते हैं ना, लकड़ी जो किवाड़ वगैरह बनाने में यूज होती है, साल की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, तो वो सब क्या है, वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। आपको ये याद रखना है, कैसे भी याद रख लो, क्योंकि एग्जाम्पल से भी पूछ सकता है कि सील, सागवान और ये सब किसके हैं, ठीक है। और वो आवनूस, रोजवुड और वो क्या थे, वो थे हमारे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ थे। और ये साल, सागवान, नीम, शीशम, मतलब जो जनरली हमारे घर में फर्नीचर में लकड़ी प्रयोग होती है, वो कौन सी है, वो पर्णपाती वृक्षों वाली लकड़ी है, ठीक है। ये क्या है, भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम बताएं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ अधिकतर दोनों प्रकार के वन मिलते हैं, शीतोष्ण तो नहीं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वन, दोनों प्रकार के वन हमारे यहाँ मिल रहे हैं। और हिमालय के रेंज में आप चले जाएंगे तो और प्रकार के, मतलब सभी प्रकार की लगभग प्राय वनस्पति मिल जाती है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर भी हैं। अब जानवर कौन कौन से मिल रहे हैं, बाघ मिल रहा है, ये रहा, ये आपने देख लिया, शेर मिल रहा है, हाथी मिल रहा है, गोल्डन लंगूर और बंदर, ये इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले क्या हैं, ये गोल्डन लंगूर आप देख रहे हैं, ये हाथी आप देख रहे हैं, बंदर आप लोगों ने देखा ही है। तो ये क्या है, ये इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख क्या हैं, वन्य जीव हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है उष्ण कटिबंधीय सबसे पहले सदाबहार वन। क्यों सदाबहार कह रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पत्तियां एक साथ नहीं झाड़ रहे हैं। उनमें कौन कौन से हैं, आवनूस, रोजवुड, ये याद रखने हैं, महोगनी, ठीक है। और जब आप उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पे आ जाओगे तो ये कहाँ मिल रहे हैं और ये पत्तियां अपनी क्यों झाड़ रहे हैं, ताकि शुष्क मौसम में अपने जल को संरक्षित कर सके। यहाँ पाए जाने वाले मेन जानवर कौन कौन से हैं, आपका हाथी है, चीता है, शेर है ना, गोल्डन लंगूर है, ये सब यहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है। और इनके प्रमुख वृक्ष कौन से हैं, जो भी अपने घर में फर्नीचर टाइप से यूज होता है, उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो प्राय पर्णपाती वन वाली होती हैं, जैसे नीम, साल, सागवान, शीशम, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स इनमें से याद रखने हैं। अगला देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है। अब हम उष्ण कटिबंध से शीतोष्ण कटिबंध में चले गए, मतलब उच्च अक्षांशों की ओर चले गए, 23.5 डिग्री के बाद चले गए, चाहे 23.5 डिग्री उत्तरी से ऊपर, चाहे 23.5 डिग्री दक्षिणी से ऊपर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये बंद दिखाया गए हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं कैसे। अब जैसे उष्ण कटिबंध में दो प्रकार के थे, सदाबहार और पर्णपाती वन, वैसे ही शीतोष्ण कटिबंध में भी सदाबहार और पर्णपाती दोनों प्रकार के वन हैं। तो देखो सदाबहार, शीतोष्ण कटिबंध की सदाबहार वन क्या है, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश कितना, 23.5 डिग्री से आगे के तटीय प्रदेशों में स्थित है। तटीय प्रदेश कौन से होंगे, जो समुद्र के किनारे वाले जो एरिया हैं, जो नदी किनारे वाले एरिया हैं, वो तटीय प्रदेश हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, ये आपको बात याद रखनी है, महाद्वीपों के किस किनारे पर शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जा रहे हैं, पूर्वी किनारों पर पाए जा रहे हैं। ये फैक्ट के रूप में भी आपसे पूछ सकता है। जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका में, चीन में, दक्षिण चीन में, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में, यहाँ बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जा रहे हैं। तो चीड़ और यूकेलिप्टस जो पेड़ हैं वो किस प्रकार के हैं, वो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है। आपको याद रखना है, वन जरूर याद रखने, चाहे एक पेज पे लिख लेना कौन कौन से कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है। अब जैसे उष्ण कटिबंध में सदाबहार और पर्णपाती मिल रहे थे, ऐसे ही शीतोष्ण में भी सदाबहार और पर्णपाती वन मिलेंगे। तो ये क्या है, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, और जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं मिलते हैं। यह उत्तर पूर्वी अमेरिका, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर ये हो गया और पूर्व ये हो गया, मतलब अमेरिका के इस वाले पार्ट में, ठीक है। न्यूजीलैंड, चीन, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये भी सेम कैरेक्टर होगा इनका। ये क्या करेंगे, शुष्कता से बचने के लिए, जल संरक्षण के लिए क्या करेंगे, अपनी पत्तियां झाड़ देंगे। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ कौन से हैं, बांज। अब देखो बांज सदाबहार में भी था और पर्णपाती में भी है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐश और बीच आदि के वन पाए जाते हैं। यहाँ कौन कौन सी चीजें पाई जा रही हैं, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे थे ना, ये मोनाल है, ठीक है। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, हमने अभी तक 4 प्रकार के, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि तापमान,
दाब, मिट्टी की मोटाई, ऊंचाई, इनके बेस पे 3 प्रकार की मेनली वनस्पतियां होती हैं। एक तो वन होते हैं, दूसरे घास स्थल होते हैं, तीसरी झाड़ियां होती हैं। तो वन में भी हमने वन के प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़े हमने, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़े, फिर शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार पढ़े, फिर शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती पढ़े। आगे देखते हैं। अब भूमध्य सागरीय वनस्पति, मतलब जहां आप विश्व के मैप में देखोगे भूमध्य सागर है, उसके आसपास की एक अपना अलग वनस्पति का कल्चर है, तो उसको हम भूमध्य सागरीय वनस्पति का ही नाम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग में कौन से हैं? शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। ठीक है, महाद्वीपों के पूर्वी, मतलब जैसे ये कोई महाद्वीप है मान लो, तो इसका पूर्वी किनारा जो है वो क्या है? शीतोष्ण पर्णपाती और सदाबहार वन है। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर, मतलब ये वाले जो एरिया है पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय ये भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रायः पाई जाती है। यह अधिकतर क्या है? यूरोप, एशिया एवं भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जा रही है। मतलब क्या है, क्योंकि जब आप भूमध्य सागर देखोगे, तो भूमध्य सागर कहाँ है? मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ। मान लो ये मेडिटेरियन सी है, तो ऊपर यहाँ यूरोप है, ये एशिया का हिस्सा छू रहा है, और यहाँ अफ्रीका है। ठीक है, ये यूरोप है, ये एशिया है, और ये अफ्रीका है। ठीक है, तो इन्हीं के आसपास के एरियो में क्या मिलेगा? मतलब मैं कहूँ दक्षिणी यूरोप में, और ये क्या हो गया पश्चिमी एशिया में, और उत्तरी अफ्रीका में क्या मिलेगी? भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी वाली वनस्पति मिलेगी। ठीक है, इसको आप अपने मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, अफ्रीका भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए यह इसका नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। ये कह रहे हैं कि भूमध्य सागर के एरिया के आसपास तो पाई ही जा रही है, साथ साथ ये कहीं कहीं और जगह भी पाई जा रही है, जैसे कैलिफोर्निया, अमेरिका, इन सारी जगह में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। भूमध्य सागरीय वृक्ष कैसे हैं? शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं एवं उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। मतलब जैसी ऋतु होगी उस हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेंगे। कैसे कि अगर ग्रीष्म ऋतु होगी तो उस हिसाब से वर्क करने लग जाते हैं, शीत ऋतु होती है तो उस हिसाब से वर्क करने लग जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ऐसे फैक्ट यूपी पीसीएस बहुत पूछता है ना, पीसीएस में ऐसे फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं कि फलों का उद्यान निम्नलिखित में से किसको कहा जा रहा है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को। क्यों? क्योंकि वहां फलों की कृषि ज्यादा हो रही है, फलों की खेती वहां ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। इन प्रदेशों में गर्म, ग्रीष्म, वर्षा वाली, मृदु, शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर कौन कौन से फ्रूट हो रहे हैं? तो ये संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वन सिट्रिक फल पैदा यहाँ किए जाते हैं। तो आपसे पूछ ले कि एक एरिया है वहाँ नींबू, संतरा, अंजीर और इस प्रकार के क्या कहते हैं फलों का उत्पादन अत्यधिक हो रहा है, तो बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पतिक क्षेत्र होगा? तो आपको पता होना चाहिए, है ना, आपने पढ़ रखा होगा तभी आप सही मार्क कर पाएंगे। तो किस प्रकार का एरिया होगा? भूमध्य सागरीय वनस्पतिक एरिया होगा। ठीक है, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि कार्य करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है और यहाँ वन्य जीवन कम है। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या किया है? खेती कर रहे हैं। तो वन्य जीव कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, तो वहाँ जंगल कम है तो वो कम है। अपने आसपास नरम एवं दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दें। जैसे आप हो सकता है टेबल चेयर पे बैठ के कक्षा ले रहे हो, तो टेबल बनी हुई है वो किसकी है? वो इसी प्रकार की काष्ठ की हो सकती है। चेयर आपकी लकड़ी की हो सकती है। ठीक है, अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम पता करें। हमारे आसपास जैसे पीपल का वृक्ष मिल जाता है, नीम का वृक्ष मिल जाता है, आम का वृक्ष मिल जाता है, इस प्रकार की चीजें हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। आगे आएगी भी घास स्थल में आएगा टैगा। फिर आ गए शंकुधारी वन। ठीक है, शंकुधारी वन। अब वनों में हमने क्या क्या पढ़ लिया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार और शीतोष्ण पढ़ लिए, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार और वो पढ़ लिए। ठीक है, फिर हमने अभी पीछे पढ़ लिया। अब हम आ गए शंकुधारी वन पे। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में। अब शंकुधारी वन कहाँ मिलेंगे? जहां हाइट ज्यादा होगी या जहां टेम्परेचर कम होगा वहां किस प्रकार के वन मिलेंगे? वहां शंकुधारी वन मिलेंगे। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश कौन से? कितने उच्च अक्षांश? 50 से 70 डिग्री में
भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें टैगा भी कहते हैं। तो आपसे पूछ ले कि टैगा निम्नलिखित में से किसको कहते हैं, तो शंकुधारी जो वन है, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये पेड़ इस तरीके से, ये पेड़ इस तरीके से, मतलब पेड़ की आकृति कैसी होती है, शंकुआकार होती है। ठीक है, शंकुआकार पेड़ की आकृति होती है, जैसे आपका क्रिसमस ट्री होता है ना, उसी तरीके से। ठीक है, ये वन अत्यधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं, मतलब एक तो उच्च अक्षांशों में पाए जा रहे हैं शंकुधारी वन, आपको समझना है इफेक्ट, ये लाइन क्या कर रही है। एक तो उच्च अक्षांशों में शंकुधारी वन पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ शंकुधारी वन कहां पाए जा रहे हैं, जहां हाइट ज्यादा है। जैसे मान लो भले ही वो जो है उष्ण कटिबंधीय एरिया में पड़ रहा है, लेकिन हाइट वहां बहुत ज्यादा है, हिमालय जैसी हाइट है, तो वहां भी क्या होते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, टैगा कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। जो सलीमा भी घूमने गई थी ना, सलीमा ने जो हिमाचल प्रदेश के आसपास जो शंकुधारी वन देखे थे वो यही थे। ये इनकी प्रकृति कैसी होती है, लंबे नरम काष्ठ के एवं सदाबहार वृक्ष होते हैं, मतलब एक साथ ही अपनी पत्तियां नहीं झाड़ रहे हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए, क्योंकि नरम है तो लुगदी आसानी से बन जाएगी, जो सामान्य अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस की पैकिंग के बक्से बनाने के लिए भी काम में आता है। और यहाँ के वृक्ष कौन कौन से हैं, चीड़, देवदार आदि इन वनों के क्या हैं, मुख्य पेड़ हैं। तो आपको वन मेनली याद रखने हैं, कौन कौन से पेड़ कौन कौन से वन में हैं। तो एक चार्ट पेपर पे, एक पेपर पे भी बना के आप लिख सकते हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से थे, हमारे थे महोगनी, आवनूस, है ना, रोजवुड। फिर अब जो पर्णपाती वन में आ गए, उसमें हमारे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन से थे, जो हमारे घर में डेली यूज हो रहे हैं, नीम, शीशम, साल, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इनके मुख्य में यहाँ सामान्यतः क्या क्या मिल रहा है, रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जा रहे हैं। तो टैगा पीछे दिया था मैं, टैगा का क्या मतलब है, रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। तो अनछुआ तो रहेगा ही, इतने ऊंचाई पर है, वहां कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब दूसरी माफ कीजिएगा, अब दूसरे उस पर आ जाते हैं हम, घास स्थल। तीन हमारे प्राकृतिक वनस्पति थी ना, वन थे, वन के बाद घास स्थल थे, फिर क्या थी, झाड़ियां थी। तो हमने वन देख लिए, वन के सारे प्रकार देख लिए, अब हम घास स्थल पे आ जाते हैं। अब घास में भी क्या है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, मतलब जो उष्ण कटिबंध आपको अब समझ में आ रहा होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के एरिया को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कह रहे हैं। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं, मतलब उत्तर में भी दक्षिण में भी। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति, अब ये घास स्थल देखो ऐसे होंगे, यहाँ वनस्पति निम्न मध्य से वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई होती है, मतलब 8 से 10 फुट, 10 से 12 फुट की ये घास होती है, मतलब जितने हम हैं उससे डबल, लगभग इतनी ऊंची ऊंची घास होती है, घास स्थल होते हैं। ठीक है, अफ्रीका में सवाना, ठीक है, अफ्रीका में सवाना, ये फैक्ट याद करने वाला है। अफ्रीका में सवाना घास स्थल इसी प्रकार के हैं। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में कौन कौन है, हाथी रह रहा है, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ, इस प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत सारे घास स्थल हैं, आगे एक शीट भी दी हुई है, कहाँ कहाँ घास स्थल को क्या क्या कहते हैं, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। जैसे अफ्रीका में सवाना मिलते हैं, तो जैसे इनको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं कि सब फ्री का है, अफ्रीका मतलब सब फ्री का है, इसलिए क्या करना, सब लोग आ जाना, मतलब सवाना। तो सवाना घास के मैदान कहाँ मिल रहे हैं, अफ्रीका में मिल रहे हैं, और ये उष्ण कटिबंधीय हैं। ठीक है, जब उष्ण कटिबंधीय है तो शीतोष्ण कटिबंधीय भी होंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अब देखो सिंपल है, उष्ण कटिबंधीय क्या होंगे, निचले अक्षांशों में मिलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च अक्षांशों में। अपेक्षाकृत उच्च अक्षांश या उनको मध्य अक्षांश बोल सकते हैं। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, क्योंकि साइड वाले भागों पे तो क्या था, साइड वाले पूर्वी भागों पर क्या पाए जा रहे थे, पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जा रहे थे। यहाँ घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है, मतलब इसको चारा खाने के लिए और वैसे यूज कर सकते हैं, छोटी घास होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। फिर आ गए कटीली झाड़ियां, शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जा रही हैं कटीली झाड़ियां। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पाए जा रहे हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जा रहे हैं। इसका भी रीजन है, क्योंकि पश्चिमी किनारे पर वर्षा जो होती है कम हो पाती है। क्यों हो पाती है,
हम 11वीं क्लास में डिटेल में समझेंगे। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? जो थार का रेगिस्तान है वो भी पश्चिमी एक किनारे पर ही है, इस एरिया में पड़ता है। तो मेनली पश्चिमी भागों में क्या है, रेगिस्तान पाए जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे, अब ये ध्रुवीय प्रदेशों की बात करने लगे, मतलब और जो उच्च अक्षांश है ना, क्योंकि रेगिस्तान भी ये ध्रुवीय प्रदेश, ये ध्रुवीय प्रदेश। रेगिस्तान भी क्या है, दो तरीके के रेगिस्तान है, एक गर्म रेगिस्तान है, एक ठंडे रेगिस्तान है। तो ध्रुवीय प्रदेशों में जो हमें मिलते हैं वो हमें ठंडे वाले रेगिस्तान मिलते हैं, तो शायद उसी की चर्चा है। वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा, यहाँ बहुत ही सीमित प्रकार की वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ ही मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, संकट ताप पहुँच ही नहीं पा रहा है, इसलिए ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित हो जाती है। मतलब जब भी थोड़ा बहुत सन का टेम्परेचर पहुँचता है उस दौरान ये विकसित हो जाती हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। पीछे क्या थी? टैगा थी, टैगा थी। टैगा कहाँ थी? टैगा जो हमारी शीतोष्ण प्रदेश में जो घास स्थल थे, जो शीतोष्ण प्रदेश में घास स्थल थे, उनको क्या कह रहे थे? उनको हम कह रहे थे टैगा। ठीक है, नहीं शंकुधारी वन जो थे, सॉरी, जो शंकुधारी वन थे उनको हम क्या कह रहे थे? उनको कह रहे थे टैगा कह रहे थे। ठीक है, टैगा के बाद और टुंड्रा किसे कह रहे हैं? जो ध्रुवीय प्रदेशों में घास विकसित हो रही है उसको टुंड्रा कह रहे हैं। तो आपको ये टैगा और टुंड्रा ध्यान रखने हैं। ठीक है, टैगा और टुंड्रा आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो, ये वनस्पति यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश, मतलब जो ऊपर वाले ध्रुवीय क्षेत्र वाले प्रदेश है उनमें ये पाई जाती हैं। ठीक है, उनमें पाई जाती हैं। यहाँ के जानवर कैसे होंगे? अब देखो ठंडा प्रदेश है, ठंडा एरिया है, तो जानवर कैसे होंगे? मोटी खाल वाले होंगे, ऊन जैसी उनके ऊपर संरचना होगी। क्यों? ताकि अपने आप को जो ठंड पड़ रही है उससे संरक्षित रख पाए। अब गर्मी वाले एरिया में अगर मोटी खाल वाले जानवर हो जाएंगे तो क्या होगा? गर्मी के मारे मर जाएंगे। तो ठंड वाले एरिया में, ठीक है, तो इनके जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, वह इन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ कौन से जानवर हैं? सील है, बालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय उल्लू है, ध्रुवीय भालू है। ठीक है, आप भालू देखते ही हैं, ये देखिए किस प्रकार इसके उस ऊपर फर है, ये है ना, मोटी चमड़ी होगी इनकी। ठीक है, मोटी चमड़ी वैसी नहीं जैसी आपकी है, मतलब आपकी भी नहीं है, मैं सिर्फ हास्य के उद्देश्य से कह रहा हूँ। तो मोटी चमड़ी जैसा होगा, है ना, जिससे ये ठंड से वहाँ की बच सकेंगे। सलीमा ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्ष को काटकर साफ कर रहे हैं। उसने अपने पिता को बताया था कि स्थानीय लोग कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते हैं। ठीक है, तो सलीमा की बात है यहाँ, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। अब सलीमा कह रही है कि पापा यहाँ तो बहुत सारे वन थे, इन्हें लोग क्यों काट रहे हैं, क्यों साफ कर रहे हैं? तो उसके पापा समझा रहे हैं कि लोगों को रहने के लिए स्थान चाहिए, इसलिए वनों को काट दे रहे हैं, जो कि वास्तव में बिल्कुल सही नहीं है। सलीमा सोचने लगी माफ कीजिएगा, सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः बस पाएंगे? और अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे मिल पाएंगे? मतलब जो चीज़ें हमें पेड़ों से मिल रही हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे, क्या ये हमें मिल पाएंगे? ठीक है, और वन्य जीव जो वनों में रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? आजकल आपने सुना होगा कि फलाने गाँव में तेंदुआ भागता हुआ निकल आया, है ना, तेंदुआ बस्ती में घुस आया। तो भाई तेंदुआ बस्ती में नहीं घुस रहा है, हम लोग उनकी बस्ती में घुस गए हैं, हमने वहाँ मकान बना लिए हैं, अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो संघर्ष देखने को मिलता रहता है। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? आपने अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें, इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। ठीक है, तो एक क्लास में बच्चों को करने जैसा वर्क है कि भाई इनके संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, ये फैक्चुअल पॉइंट है, ज्ञात करने जैसी चीज़ है। जैसे उष्ण कटिबंधीय जो घास है वो कहाँ है? अफ्रीका, मैंने आपको बताया था अफ्रीका है, तो सवाना। ब्राजील में क्या है? कंपोस, है ना, कंपोस। ब्राजील, वेनेजुएला, ये दोनों कंट्री कहाँ पड़ती हैं? साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में पड़ेंगी, है ना, कंपोस और लानोस। तो ब्राजील में क्या है? कंपोस है, कंपास है, और वेनेजुएला में क्या है? लानोस है। फिर शीतोष्ण कटिबंध घास के स्थल हैं। शीतोष्ण कटिबंध मतलब 23.5 डिग्री से ऊपर वाले। तो अर्जेंटीना में क्या है? पंपास है। उत्तरी अमेरिका में क्या है? प्रेरी है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट आपको मिलेंगे, मध्य एशिया में स्टेपी मिलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में
डाउन्स मिलेंगे। ठीक है, जो मैं पूर्वावलोकन वाली क्लास कराता हूँ उसमें मैंने सबको इनको याद करने का ट्रिक बता रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो, क्योंकि दोबारा बताने से वही टाइम वाला सिस्टम है, टाइम आपका फालतू ज़्यादा जाएगा। ठीक है, सुझाव दें, फिर आगे देखते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है। चैप्टर नंबर 6 हमने समाप्त कर लिया है कक्षा 7 की एनसीईआरटी का। आप लोग थोड़ा लाइक वाइक करते रहिए, थोड़ा व्यूज़ अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहिए, ताकि ये कक्षा निरंतर रूप से इसी प्रकार से आती रहे। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।